वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पांडे जी। तो आपका जो नज़दीकियाँ जो कही जाती हैं वो कब प्रत्यक्ष रूप से योगी जी और आपके बीच में बढ़ी? उत्तर प्रदेश में अगर इन्होंने अपने कलम से राजनीति को अगर नोट किया है तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी का नाम सबसे पहले आएगा। सुना है कि योगी जी का स्वभाव बड़ा उग्र है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। किसको प्यार करती है? पीठाधीश्वर को प्यार करती है कि एक राजनेता को प्यार करती है? गोरखपुर की जनता, गोरखपुर या यूं कह लीजिए पूर्वांचल की जनता पीठाधीश्वर के रूप में या पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में गोरखपीठ का सम्मान करती है। रही उनके थोड़े से तलखी और तेवर वाली बात, वो उनकी रॉबिन हुड वाली छवि है जिससे युवा बहुत प्रभावित है। अब पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। योगी जी ने खुद कभी कि गिरीश जी, मंच पे जब राक्षस को संत साबित करके नीचे उतरता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ रहेगी वो पेड ही रहेगी। जिसकी जीत सुनिश्चित है, जो सबसे बड़े कद का नेता है पूर्वांचल का, वो नहीं छप रहा है, टुटपुजिए छप रहे हैं। योगी जी के लिए कहा जाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप इससे कहाँ तक सहमत? जैसे एक बार चुनाव में योगी जी के खिलाफ कुछ पर्चा छपा था जिसमें मतलब कुछ अच्छी बातें नहीं थी, घटिया बातें थी। एक कैसा पर्चा छपा था? क्या था वो पर्चा? पर्चे में नमस्कार, मैं अजीत सिंह द धुनी शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान हैं। खास इसलिए कि वो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ताल्लुक रखते हैं। सही समझ रहे हैं, हमारे बीच में हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पांडे जी। 35 साल का लंबा करियर है इनका, और इन 35 सालों में इन्होंने लगभग पत्रकारिता के हर रंग में अपने आप को रंगा है। उसमें से एक रंग होता है राजनीति का, जाहिर बात है उस पर भी इन्होंने काम किया होगा। और इनका सबसे ज़्यादा लंबा करियर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही में रहा। और भारतीय जनता पार्टी का अगर नाम आता है तो उत्तर प्रदेश में अगर इन्होंने अपने कलम से राजनीति को अगर नोट किया है तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी का नाम सबसे पहले आएगा। ये उनके सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते रहे हैं और 1991 से लेकर अभी तक अपनी कलम से उनके सफ़र को ये कैद करते रहे। तो आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जुड़े हुए उनके अनुभवों के बारे में उनसे जानेंगे। गिरीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो गिरीश जी, सबसे पहले आप हमको अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि पत्रकारिता में आपका आना कैसे हुआ। देखिए, मैं मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद से मैंने लॉ और ग्रेजुएशन किया है जी। फिर मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई और पत्रकारिता की जाए, उसमें इसका उपयोग है। उस समय उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता सिर्फ बनारस में पढ़ाई जाती थी, वहाँ का फॉर्म हमसे छूट गया था। और फिर मैं जाकर के सागर में एडमिशन लिया, वहाँ टेस्ट दिया था, मध्य प्रदेश से पत्रकारिता किया। मध्य प्रदेश? हाँ, सागर मध्य प्रदेश से, अब तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पत्रकारिता किया। उसके बाद से कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि न चाहते हुए भी गोरखपुर में आ गया। तो जब मैं एक पत्रकार के रूप में गोरखपुर में आया तो मेरे लिए वो शहर अजनबी ही था। वहीं लंबा समय मेरा 2017 तक मेरा वहीं गुजरा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, अप्रैल की बात होगी, अप्रैल 2017 की। तो आपका जो नज़दीकियाँ जो कही जाती हैं वो कब प्रत्यक्ष रूप से योगी जी और आपके बीच में बढ़ी? देखिए, मैं थोड़ा सा मैं मतलब नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। अच्छा, गोरखपुर में मैं बाहर से आया था, योगी जी भी बाहर से आए थे, तो मुझे उनकी ऊर्जा और एक आदमी बाहर से आकर के और जो गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी है वो मुद्दों को उठा रहा है, सड़क पे उतर रहा है, जबकि वहाँ और भी बहुत नेता थे लेकिन वो चीज़ उतनी नहीं थी। तो मुझे लगा कि इस आदमी में ऊर्जा है और धीरे धीरे मैं जुड़ता गया। मेरी बातचीत भी ज़्यादा नॉन पॉलिटिकल ही होती थी, पॉलिटिकल बात बहुत कम होती थी। और ये समझिए कि मेरी 90% से अधिक मुलाकातें, जैसे मैं टाइम लेके जाता था, मैं हरदम मैंने किसी के यहाँ भी प्रोटोकॉल का पालन करता हूँ। कोई अपवाद ही होगा जहाँ मतलब मैं धक्का दे के चला जाता हूँ। तो मैं शाम को बात करता था, महाराज जी मिलना है, ठीक है, 9 सवा 9 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे समय मिलता था।
मंदिर के एक कमरे में जनता दरबार लगता था। वहाँ मैं जाके किसी कुर्सी बैठ जाता था। अगर कुर्सी खाली नहीं है तो लोग कोई न कोई कुर्सी छोड़ देता था। अगर ऐसे लोग बैठे हैं जो कुर्सी नहीं छोड़ सकें तो इशारा हो जाता था कि बगल वाले कमरे में। तो बगल वाले कमरे में जाके अकेले या कोई और रहता था तो बैठ जाता था। फिर जब वो जनता दरबार से खाली होते थे तो ओ, जाने लगते थे मठ में ऊपर जलपान के लिए। तो पीछे पीछे मैं जाता था और हम लोग जलपान पे ही अपनी 10-15 मिनट की जो उसी दौरान बात होती थी वहाँ से निकलने के बाद वो अपने कमरे में जाते थे, पटका डालते थे, नीचे उतरते थे। मैं वहीं मंदिर के दासे से उनको प्रणाम करता था क्योंकि भाई पीठाधीश्वर थे, पीठ के वो हैं। और उसके बाद मैं चला आता था। तो इस तरीके से जैसे हमारे बातचीत का विषय कि मंदिर में कितने, ऐसे पूछ लिया मंदिर में कितने लोग खाना खाते हैं, जवाब मिला 200-250। खेती तो बहुत लंबी चौड़ी है, आलू कितने दिन तक चलता है? अरे 3-4 महीने चलता है, उसके बाद मंडी से मंडी के रेट पे आता है। वैरायटी कौन सी है नहीं पता। हाँ तो वैरायटी बढ़िया बोआई है ना तो अधिक समय तक चलेगा, अधिक उपज मिलेगी, कोल्ड स्टोरेज चला जाएगा। कहिए तो आपको संपर्क दूं? ठीक है संपर्क दीजिए। तो फिर ना कृषि में रुचि थी, एनएचआरडीएफ के मिला दिया अधिकारी को कि भाई एक दिन आकर के मिल लीजिए। आए, मिले, बीज उपलब्ध करा दिए, उसका रिस्पांस भी बताते थे। तो 2017 तक इनके मुख्यमंत्री बनने तक आपकी करीबियत बस इतनी ही थी? देखिए, करीबी होने का कोई पैमाना नहीं है। अच्छा, मैं नहीं मूल्यांकन कर सकता हूँ, इसको समाज पे छोड़ दीजिए कि मैं कितना करीबी था ना, कितना करीबी हूँ। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि योगी जी ने शायद ही मेरी बात कभी कोई टाली है, शायद ही। कौन से योगी जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी नहीं ने नहीं, या हम देखिए, पीठाधीश्वर हम योगी जो जी? भी बात कर रहे हैं ना, गोरक्ष पीठाधीश्वर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। मैं पीठाधीश्वर की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए उस समय मैं रूटीन में बीट देखता था। योगी जी सक्रिय आदमी हैं ना, तो इनके अगर 4 कार्यक्रम हो रहे हैं तो मेरी 4 बार मुलाकात हो रही है। अब तो आप ये समझिए कि जब से मैं जागरण से हटा तब से लगभग मई 1900 में, तो 19 से लेकर के और अब तक मेरी सिर्फ 7 मुलाकातें हैं। वैसे तो जोड़ लीजिए हफ्ते में 7 बार मुलाकात हो जाती थी। एक बार बैठ के बिल्कुल 2 लोगों की बात हो जाती थी, चाहे जलपान पे चाहे साइड वाले कमरे में। तो उसमें ये है ना कि कभी मेरी कोई बात टाला नहीं उन्होंने। और ज़्यादा बात क्या होती थी, देखिए पॉलिटिकल लीडर को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, अखबार पे थोड़ा प्रेशर चाहिए। कोई मुद्दा ये हो गया कि भाई कोई ऐसी खबर आ गई जिस पे गड़बड़ है तो अखबार हमको निगोशिएट करने के लिए भेजता था। तो मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, जब पेड न्यूज का वो आया कि भाई कोई भी लोकसभा का चुनाव था, ऐसा कि कोई भी जो भी प्रत्याशी है बिना पैसा दिए नहीं छपेगा, जितना पैसा देगा उतना छपेगा, अखबार स्पेस अच्छा, जो बेचेगा। भी पॉलिटिकल न्यूज़ रहेगी वो पेड ही जो भी, रहेगी। तो कई सांसद, भाई सांसद तो मतलब देश के सबसे बड़े पंचायत का सदस्य, तो कई सांसदों ने विरोध किया है। और उस समय मैं भाजपा बीट देखता भी नहीं था, अखबार में तो इधर उधर होता रहता है। तो मैं महानगर डेस्क था संभवतः उस समय। हमको याद है लोगों ने कहा कि मोहन सिंह ने साफ मना कर दिया, कहा कि जहाँ छपने के लिए मुझे पैसा मिलता है मैं पैसा दे के छपूँगा। तो उस समय विजय उपाध्याय भाजपा देखते थे। विजय उपाध्याय गए महाराज जी के पास, जैसा कि विजय उपाध्याय ने बताया कि महाराज जी ऐसा, क्योंकि अखबार के लिए भी धर्म संकट था। जिसकी जीत सुनिश्चित है, जो सबसे बड़े कद का नेता है पूर्वांचल का, वो नहीं छप रहा है, टुटपुजिए छप रहे हैं, तो संपादक भी घबराया हुआ। तो विजय उपाध्याय को लगाया गया कि यार जाकर के ले आओ, कुछ नाक तो बचानी है, क्योंकि हम लोगों को तो इसी शहर में रहना है। विजय उपाध्याय गए तो महाराज जी ने मतलब तलखलाजे में मना कर दिया कि नहीं, मैं पैसा दे करके नहीं छपूंगा। विजय उपाध्याय लौट आया। संपादक थे शैलेंद्र मणि, उन्होंने हमसे कहा कि अरे गिरीश जी ऐसा बड़ा धर्म संकट है, एक बार आप भी देख लेते। तो मैं गया,
जैसे ही मतलब दासे मंदिर के दासे के बाद हम अंदर गए, वो चप्पल उतार रहे थे, मैं जूता उतार रहा था, तो हमने कहा इस पर्पज से आए हैं। तो कहे तो आप क्यों आ गए, आप तो बीट देखते नहीं हैं, आप हर जगह बीच में क्यों आ जाते हैं। मैंने कह दिया विज्ञापन नहीं देना है, पैसा नहीं देना है तो नहीं देना, हमको नहीं छपना है। तो हमने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आप प्रतिबद्ध रहिए, मत दीजिए, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप पैसा दें, लेकिन अगर आप पैसा देते हैं तो ये हो कि गिरीश पांडे के नाते आपने दिया है। फिर जलपान वलपान की हम चले आए। घर आके फिर मैंने वही चीज़ फ़ोन करके कहा कि मैं आपके निर्णय की सराहना करता हूँ, लेकिन मेरी भी बात आप याद रखिएगा। कहे नहीं ठीक है। महानगर डेस्क पर ड्यूटी शाम को होती है। फ़ोन ऑफ करके मैं सो गया। उठा तो देखा ढेर सारा मिस कॉल राघवेंद्र सिंह का, जो पूर्व विधायक हैं डुमरियागंज से, और उस समय हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी थे, प्रदेश प्रभारी थे। मैंने रिंग बैक किया कि हाँ क्या है, तो कहो महाराज जी ने आपसे मिलने के लिए कहा। तो आए, मिले ना, जो शर्तें थी वो पूरी हुई, और यहाँ तक नहीं पूछा गया कि जो स्पेस ली जा रही है उसमें क्या छपना है, ये गिरीश जी तय करेंगे। ये भरोसे की बात है। और भी एक दो चीज़ें हैं ना, जैसे एक बार चुनाव में योगी जी के खिलाफ कुछ पर्चा छपा था, जिसमें मतलब कुछ अच्छी बातें नहीं थी, घटिया बातें थी। तो एक प्रोजेक्शन हुआ कि ये पर्चा वहाँ से छपा होगा। तो गोरखपुर पूर्वांचल के लोग समझ रहे होंगे कि सारा कहाँ है। तो योगी जी बहुत नाराज थे, क्योंकि चरित्र की बात थी कुछ। हमारे सुबह सुबह हमारे पास प्रदीप राव आए। एक कैसा पर्चा छपा था, क्या था वो पर्चा? पर्चे में चरित्र के बारे में कुछ तो बातें उसका रही। मकसद क्या था पर्चा छपने का? मकसद ये था, लोकसभा का चुनाव था, 3 दिन पहले छवि पर्चा खराब छप करने रहा के लिए? है ना, छवि खराब करना था, और क्या अच्छा, था। अच्छा। भाई किसी संत के बारे में अगर आप ऐसी बात करेंगे तो उसकी तो सारी पूंजी वही होती है। तो योगी जी बहुत नाराज थे। और ये मतलब चूंकि पूर्वांचल ठाकुर बनाम ब्राह्मणों के राजनीति का केंद्र है, और मंदिर जो है उस समय तक मतलब सारे जातीय समीकरण तोड़ देता था। तो प्रदीप राव आए। प्रदीप राव इस समय जंगल धूषण में जो डिग्री कॉलेज है उसके प्रिंसिपल उस समय थे। अब तो जो मंदिर के तरफ से यूनिवर्सिटी बन रही है उसके कुल सचिव हैं। प्रदीप राव सवेरे सवेरे मेरे पास आए और कहे कि गिरीश जी बड़ा गड़बड़ है। हम कहे क्या है, तो कहे ऐसी ऐसी बात है, और बोल देंगे, मान नहीं रहे हैं। तमाम लोगों से कहलवा चुका हूँ मैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। और बोल देंगे तो देखिए जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन वोटों के पोलराइजेशन से मार्जिन कम हो जाएगी हम लोगों की। आप कहें तो शायद मान जाए। तो हमने कहा ठीक है, कब चलें। तो कहे कल सुबह आइए आप। सुबह में गया, ऊपर वाले कमरे में सोफे पे हम वो प्रदीप राव बैठे। तो हमने कहा कि महाराज जी देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मनोविज्ञान भी मेरा विषय था, और वहाँ का मनोविज्ञान विभाग बहुत प्रोग्रेसिव था। तो परसेप्शन का एक नियम है कि आदमी जो रहता है वही सोचता है। ये मैं लिख के भी ले गया था। उन्होंने कहा, उनको एक उदाहरण दिया कि ये एक बाग में 3 लोग टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। एक मुल्ला था, एक पहलवान था, और एक बनिया था। तो चिड़िया की आवाज़ सुनाई दी। तो तीनों में शर्त लग गई कि क्या बोल रही है। तो व्यापारी का, देखो तुम सब में सबसे बुद्धिमान मैं हूँ, मैं बताता हूँ। तो व्यापारी ने कहा कि ये धनिया मिर्चा अदरक बोल रही है। उसके बाद पहलवान कहा, अरे यार तुम बनिया बक्काल क्या बता रहे हैं। कहा तुम ही बता दो, बहुत बुद्धि है तुम्हें। कहा वो दंड बैठक कसरत बोल रही है। उसके बाद मुल्ला ने कहा तुम दोनों झूठ कह रहे हो।
देखो तुम सच बता दो। तो मुल्ला ने कहा ये अल्लाह तेरी कुदरत कह रही है। तो हमने कहा कि जिसकी जैसी सोच रहती वैसा ही सोचता है। और तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। तो काहे अपनी जबान गंदी करें, छोड़ दी। वो जो लिखा था बहुत छोटा छोटा लिखता हूँ, दिया उन्होंने जेब में रख लिया। उस सभा में संभवतः प्रमोद महाजन भी थे और मोदी भी थे। अंतिम सभा थी, टाउन हॉल पे वहाँ होती है परंपरागत रूप से। और अंतिम सभा थी, शाम का समय था। सबको ये रहता जब सभा खत्म होने वाली रहती है तो लोग जान जाते हैं कि अब खत्म होने वाली है। तो चलते चलते उन्होंने एक शब्द उस पे बोला होगा, बिना नाम लिए हुए, संकेत किए हुए। चेहरा तमतमा गया, मंच से नीचे उतर आया। किसी कोई समझा नहीं, क्योंकि मैं वाकई से जुड़ा था तो मैं समझा और मैं चला। एक तीसरी बात आपको बता रहा हूँ, तीसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। विश्व हिंदू महासंगम था गोरखपुर में। वो गोरखपुर के लिए बहुत बड़ा आयोजन था। मतलब उतना बड़ा आयोजन उस समय तक नहीं हुआ था। उस आयोजन के लिए एमपी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बीच की दीवार गिरा दी गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी, चिन्मयानंद, दो शंकराचार्य, ये जो अयोध्या वाले संत, वहाँ जयपुर वाले संत थे, बहुत उग्र बोलते थे, साध्वी ऋतंबरा, ये तमाम लोग आए थे। ये हुआ कि मैं था और एक अजय सिंह थे। अजय सिंह अब रेलवे में है, तब अखबार में ही थे। संपादक ने फिर कहा कि यार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, रूटीन में हम लोग खबर छाप रहे हैं, तो कुछ विज्ञापन भी आना चाहिए। आप और अजय सिंह चले जाओ, बात कर लो। हम लोग गए। अब पता नहीं संपादक से योगी जी की क्या नाराजगी थी, जैसे ही विज्ञापन की बात हुई वो बिल्कुल भड़क गए और 35-40 लोगों के सामने भड़के और कहे कि बोल देना उनसे आप लोग कि मंच से ही जवाब देंगे जो देना है ना, और विज्ञापन हम नहीं देंगे, जो भी जवाब देना मंच से देंगे। हम लोग चले वहाँ से। अजय सिंह हमसे पूछे कि भैया क्या होगा। हम कहे यार क्या होना है, 35-40 लोगों के सामने बात हुई है तो चल के बताना ही है। तो चल के बता देते हैं। बताया, उसके बाद अपना घूम घाम के घर चले गए। शाम को आए तो पता चला कि संपादक बहुत परेशान है और जितने भी उनके संपर्क थे सबको ट्राई कर लिया उन्होंने। 8 बजे 9 बजे के आसपास हमको बुलाया गया। बहुत सम्मान से हमसे बात करते थे, लेकिन हमको ठीक से याद है कि कहे गिरीश जी कहते, यार गिरीश इस मामले को सेटल करवा दो। और हम देखे गैस बनी है, डकार ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो हमने पीबीएक्स से मंदिर फ़ोन मिलाया। तो पीबीएक्स पे है ना सिस्टम है कि भाई वो बोलेगा कि जागरण से बोल रहे हैं, इधर फ़ोन हम उठाए हैं, उधर से जो उठाया वो कहा जा, मतलब जो भी कहा हो वो नहीं बताने लायक है। लेकिन उसको काट करके मैं गिरीश बोल रहा हूँ, महाराज जी से बात करनी है। अच्छा गिरीश जी, पांडे जी। फ़ोन गया, उठाया। उनका संपादक जी मिलना चाहते हैं। कहे मैं बता दिया हूँ ना, मंच से मुलाकात होगी, मैं नहीं मिलूँगा। तो हमने कहा हम मिल सकते हैं। कहा नहीं नहीं, आपको कौन रोका है। हम कहे ठीक है, तो कल कब आ जाए। उन्होंने समय दिया। गए, उनके कमरे में बैठे, जिसमें मैं भी 2-3 बार ही गया होऊंगा। अपने कमरे में बुलाए, हम और अजय सिंह दोनों थे, बैठे। एकदम टस से मस नहीं हो रहे थे। तो कह दिया। झटके से मैं उठा, प्रणाम किया, चल रहे हैं, त्याग पत्र दे देंगे। कहा इसकी क्या ज़रूरत है। हम कहे देखिए मैं एक संस्थान में काम करता हूँ, संस्थान ने हमको एक असाइनमेंट दिया था और मैं सफल नहीं रहा, तो काम करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, उनको लेके आइएगा। लेके आए, निगोशिएट हो गया, मान गए। भाई संत आदमी हैं, नाराज भी होते हैं, मान भी जाते हैं। ये रहे हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें, लेकिन ये रहा। तो अब किस स्तर के संबंध थे, मैं तो उदाहरण दे सकता हूँ।
मूल्यांकन तो समाज करेगा ना, या जो लोग मंदिर से करीब से जुटे हुए हैं वो लोग करेंगे। जैसे आपको एक बहुत दिलचस्प वाकया मैं बताऊं कि हमारे पिताजी की एक मित्र का घर मंदिर से सटे हुए है, मतलब सड़क क्रॉस करिए तो मंदिर की दीवार। केसी बाबू अक्सर आना जाना होता था, सत्संग, पिताजी सत्संगी थे तो सत्संग में भी महीने में मिलता था। ये लोग पथिक जी के अनुयायी थे। तो केसी बाबू की पत्नी ने कभी हमको देखा था महाराज जी के आगे पीछे चलते हुए, खाता खाते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये बाबू, अम्मा कहीं हमारी, ये बाबू केसी बाबू पत्नी कहते हैं कि वो छोटके महाराज बाबू के बहुत माने लगा। मतलब हमको क्या पता, जाते तो हैं मंदिर। तो कही अरे वो तो बिच्छी कहाँ रहा है ना, नहीं बाबू बहुत माने हैं। तो इससे ये सुना है कि योगी जी का स्वभाव बड़ा उग्र है, लेकिन इसके बाद भी वहां की जनता उन्हें बहुत प्यार करती। किसको प्यार करती है? पीठाधीश्वर को प्यार करती है कि एक राजनेता को प्यार करती है? गोरखपुर की जनता, गोरखपुर या यूं कह लीजिए पूर्वांचल की जनता, पीठाधीश्वर के रूप में या पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में गोरक्षपीठ का सम्मान करती है। गोरक्षपीठ का सम्मान मतलब उसके उत्तराधिकारी और पीठाधीश्वर का, और सम्मान में प्रेम और श्रद्धा सारी चीज हो जाती है। और रही उनके थोड़े से तलखी और तेवर वाली बात, तो वो उनकी रॉबिन हुड वाली छवि है जिससे युवा बहुत प्रभावित है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, सब मेरे सामने की बात है। धर्मशाला चौकी पे वाहन चेकिंग हो रही थी टेम्पो वालों की। आकर के कोई बताया कि टेम्पो वालों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह चेक करके बेरोजगार चलाते हैं। बहुत कायदे से उन्होंने फ़ोन किया कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार कर रहे हैं अपना, चलने दीजिए। फिर 10 मिनट में कोई सूचना आई, कोई फर्क नहीं है। आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई ना। 10 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, मैं वहीं बैठा हूँ वॉच कर रहा हूँ, एकदम फायर हो गए तीसरी बार ना। टेम्पो चालक हैं कि आतंकवादी हैं, नरक मचा दिया है आप तुम लोगों ने ना। मैं आ रहा हूँ वहाँ, बड़े वीर हो तो आतंकवादी पकड़ना है तो जम्मू कश्मीर पोस्टिंग करा लो ना, बंद करो ये सब, नहीं तो मैं आ। तो इसको जनता इस चीज़ को प्यार करती है, आज के युवा इसको पसंद करते हैं। इसीलिए योगी जी के नाम पे, हिंदू वाहिनी के नाम पे ढेर सारे मंच उस समय बने थे। इवन बस फोर्ड एसोसिएशन बना था ना, टेम्पो टैक्सी एसोसिएशन बना था, पटरी एसोसिएशन बना था, सब तो थे। तो ये बसफोड़ एसोसिएशन तो बड़ा हिंसक नाम है, और वो भी योगी जी के नहीं नाम। नहीं, अरे क्यों बसफोड़ों के साथ संवेदना जताइए सर, क्या बात कर रहे हैं। उनका कौन पुरसा हाल है जो गोल एडी तिरा बैंक रोड पे जो वो सब बनाते हैं बांस के सामान, मोर, अच्छा चंगेरी अच्छा वगैरह अच्छा, ना, बसफोड़ बात कर। बसफोड़, ये उनका एसोसिएशन था। अच्छा उनका तो कोई माई बाप नहीं था। और आप ये सोचिए कि बसफोड़ों की विज्ञप्ति अच्छा, मैंने सोचा जरूर कि बनाता था। मैंने सोचा कि जो रोडवेज की बसें फोड़ते हैं उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन नहीं बना ली नहीं कि बस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इस नाते, और जनता के बीच तो रहते ही थे। देखिए उनकी दिनचर्या सेट थी। एक बार सांप्रदायिक हिंसा हुई थी गोरखपुर में, योगी जी गिरफ्तार हुए थे, वो जेल में बंद किए गए थे। कई उनके सैकड़ों समर्थक भी जेल में बंद थे। तो 3-4 दिन तक जो भी योगी जी से मिलने जाता था उसके हाथ पे ठप्पा लगता था, रास्ता बता दिया जाता था। मेरा घर जेल रोड के पास ही है, रिपोर्टर भी मैं था, तो मैं भी रोज जाता था। मूड माहौल पे खबर ले आता था, उनसे भी बातचीत हो जाती थी। वहाँ खाली थे, उसमें से तम कुछ हमारे मित्र भी थे जो बंद थे, उनसे भी बातचीत हो जाती थी। एक दिन हमारे फोटोग्राफर पंकज ने कहा भैया हम भी चलेंगे। हम कहे चलो। गए हम लोग, प्यार की मैं बात कर रहा हूँ। तो गए तो संजोग से एक आदमी जो है योगी जी के पैर के पास बैठ करके और रो रहा है भोकर भोकर के कि अरे हम अपने महाराज जी को इस हालत में देख रहे हैं, बताइए क्या से क्या हो गया। तो एक रिपोर्टर के नज़र में तो एक बहुत अच्छी खबर थी। पंकज ने फोटो खींचा, मैंने आके खबर ली। ये होता है प्यार। फिर मैं बाहर निकला तो योगी जी का ड्राइवर था, गाड़ी जो चला था, प्रकाश यादव, वो मिल गया। तो
नमस्कार वगैरह किया तो हमने कहा प्रकाश तुम यहीं खड़े हो क्या? तो कहा ये जिसके मालिक जेल में हो घर कैसे जा सकता है? तो ये प्रेम था लोगों में उनके प्रति। सही, उनके जनता का प्रेम जो है। हाँ, जनता की सुनते थे ना रोज। अगर अच्छा आप 11 बजे अगर आप निकल जाते हो मठ से जनता की सुनने के बाद और जनता के लिए ही निकल जाते हो, आपके पास पूरा समय कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है मंदिर के प्रबंधन के अलावा, तो बट नेचुरल आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे। आप मुद्दे सेलेक्ट किए हैं, उन मुद्दों के पे जाते हैं। आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाते हैं, आप कहीं आग लगती है तो जाते हैं। योगी जी के लिए कहा जाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप इससे कहाँ तक सीमित हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं महाराज जी तक हमारी बातचीत सीमित है, मुख्यमंत्री तक नहीं, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरी रिपोर्टिंग भी जो मुझे पसंद है आप पीट रही है। आप गोरक्षपीठ को कभी नहीं कह सकते हो वो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। पीठ पूरी तरह से मंदिरों से घिरी, वो मुस्लिम आबादी से, अल्पसंख्यकों की आबादी से घिरी है। कुछ लोग तो भयवती उसको कहते हैं। मंदिर का जो खजांची था, नाम मैं भूल रहा हूँ, 3 पीढ़ियों से वही खजांची सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। गोरखनाथ मेले में सर्वाधिक मुस्लिमों की दुकानें लगती हैं। खिचड़ी मेले में किसी का वो नहीं देखा जाता है। जो भी गोरक्षपीठ से मन्नत मांगता है पूरी वही रहती है या मांगने आता है, उसमें कोई जातीय भेद नहीं होता है। और योगी जी या बड़े महाराज जब भी चुनाव लड़े, अपवाद छोड़ दीजिए जब कांग्रेस की आधी चल रही थी और दिग्विजयनाथ सिंह चुनाव लड़े होंगे, कभी हारे होंगे, तो मंदिर जाति समीकरणों को तोड़ता रहा है ना। तो मैं इस बात से मतलब नहीं सहमत। लेकिन उनके कई भाषण सुने हैं जिन्होंने बड़ा उग्रता से उन्होंने और वर्गों को पर निशाना साधा है। अब देखिए, मंचीय भाषण तो अलग होता है, व्यक्तिगत विचार अलग होते हैं। अब पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ, योगी जी ने खुद कभी कहा कि गिरीश जी, मंच पे जब राक्षस को संत कह करके साबित करके नीचे उतरता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। तो मंच की चीजें दूसरी है, बैठक में जो उनकी उग्रता दिखती है वो दूसरी है। वो सारी सार्वजनिक जीवन की चीज, निजी जीवन की चीजें नहीं होती हैं। कुछ चीजें तो आप राजनीति में हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, वो भी आज के राजनीति में और यूपी बिहार की राजनीति में। योगी जी और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी में क्या समानताएं हैं या क्या अंतर? देखिए, इसका भी मैं बड़े महाराज से बहुत नहीं जुड़ा रहा, ज़्यादा जुड़ाव मेरा इन्हीं से रहा है। बड़े महाराज जी का सम्मान और स्वीकार्यता बहुत थी। एक घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो लोग गोरखपुर के भौगोलिक स्थिति से परिचित होंगे तो जिला अस्पताल से आगे चलिए तो घोष कंपनी चौराहा, घोष कंपनी से आगे जाकर के नखास चौराहा है, वहीं से शाह मारूफ की एक गली निकलती है। मतलब मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ। तो वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव हो गया। बतौर रिपोर्टर मैं भी पहुँचा ना, और तनाव ज़्यादा हो गया था। मतलब हमको याद है, डीएम का तो नहीं याद है कि कौन है, हरिओम थे या कौन थे, लेकिन एसएसपी मुकुल गोयल थे। और पहली बार मैंने देखा कि डीएम और एसएसपी आते हैं तो पुलिस और प्रशासन का एक्शन क्या होता है। मतलब जैसे ही वो सब आए, सबको उठा करके मतलब ठूंस दिया गया गाड़ी में। 2-2 डंडे भी लगे होंगे, योगी जी को नहीं, बाकी लोगों को। तो इसके पहले जब मैं पूरा इलाका खाली था, ईंट पत्थर चल रहे थे गलियों में, मुस्लिम सड़क पे, योगी और योगी जी के समर्थक, भाजपा के नेता, वाहिनी के नेता। तो जब मैं घूम रहा था तो मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए ये सुना, लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ बड़े महाराज एक बार आ जाते ना तो सब खत्म हो जाता, सिर्फ एक बार वो आ जाते। तो हमें लगा कि उस व्यक्ति की स्वीकार्यता बहुत है। इसी नाते उनको राम मंदिर आंदोलन में, भाई उस आंदोलन में तो जो संत जुड़े थे तो अलग अलग संप्रदाय के थे, अलग अलग पंथ के थे। इन लोगों में तो और ज़्यादा लफड़ा रहता है। लेकिन सबने मिल करके अगर बड़े महाराज मैंने ब्रह्मलीन महंत नाथ को चुना शीर्ष नेता के रूप में, तो उनकी सर्व स्वीकार्यता है। ये अंतर है। सम्मान उनका बहुत था। नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, इतने एक्टिव नहीं थे। तो आज हमने सुनी गिरीश जी से योगी जी के साथ में उनकी नज़दीकियों की कहानियां।
लेकिन अपने इस 35 साल के पत्रकारिता के करियर में ये केवल इतनी ही से काम के लिए योगी जी के साथ में थे, खाली नज़दीकियां बनाई इन्होंने, या और भी कुछ छिपी हुई कहानियां हैं, कुछ रोचक कहानियां हैं जो हमें जानना जरूरी है? ये सारी कहानियां हम जानेंगे आगे। तब तक के लिए हम गिरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आए और कुछ छिपी हुई बातें आपने हमको बताई जो मनोरंजक भी हैं और प्रेरणादायी भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छिपी रह जाती हैं दर्शकों से, वो भी आपने बताई। और अभी उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ छुपा होगा जो बताने के लायक होगा। तो आगे हम ये चीज़ें जरूर जानेंगे गिरीश जी के साथ में। नमस्कार।